हेलो बच्चों, माय नेम इज योगेश अरोड़ा और आज हम शुरू करेंगे वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने सिर्फ वर्क के बारे में बात की थी और अब पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे एनर्जी की। तो देखिए, एनर्जी क्या है। एनर्जी एक तरह से ही जो बोले या ऊर्जा जो है वो एक तरह से कार्य का ही रूप है। जो कार्य है वो कार्य जो किया जाएगा वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऊर्जा है। कितने प्रकार की ऊर्जा है? तो सबसे पहले है अपने पास गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है गति ऊर्जा का? के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम यहाँ क्या है? एम है द्रव्यमान। वी यहाँ क्या है? वी यहाँ चाल है, इस बात का ध्यान रखना। वी स्क्वायर है, वेग का कभी स्क्वायर नहीं होगा। आप कहोगे सर वेग दिया हो तो आप इसको यहां से वी डॉट वी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाफ एम वी डॉट वी का स्क्वायर। अच्छा, एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m और एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या बनेगा? पी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। इसी तरह से पी डॉट पी भी बन सकता है, तो पी डॉट पी अपॉन 2m। ये सब एक ही रूप हैं सारे के सारे। ठीक है, तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम इंटू वी डॉट वी या पी स्क्वायर अपॉन 2m या पी डॉट पी अपॉन 2m। ठीक है भैया, तो ये है हमारी गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के अंदर एक खास बात ध्यान के रखने वाली है कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती? देखो, m कभी नेगेटिव होता नहीं और v का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये सुनो। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको बोल दे कि दो पिंड समान द्रव्यमान के अलग अलग वेग से चल रहे हैं। तो ऐसे में यदि m नियत हो जाए, यदि m नियत हो जाए तो गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगी? v स्क्वायर के। दोनों का द्रव्यमान समान होगा ना। अच्छा, यदि p नियत हो जाए, बोला गया दो पिंड समान संवेग से चल रहे हैं तो किसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी? तो यदि p नियत हो जाए, यदि p नियत हो जाए तो के किसके समानुपाती हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1/m के। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी गति ऊर्जा कम होगी। बोला गया P नियत मतलब M नियत हो जाए, दो समान द्रव्यमान के पिंड चल रहे हैं, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो यहां देखिए के किसके समानुपाती होगा? P स्क्वायर के। जिसका मतलब जिसका संवेग ज्यादा होगा उसकी गति ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये है हमारे पास गति ऊर्जा के तीन फॉर्मेट या इसके ऊपर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अच्छा, नोट मात्रक क्या है इसका? तो आपको तो लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप याद रखो मात्रक व विमा कार्य के बराबर है। जो जो आपने पढ़ा है कार्य के ऊपर, मात्रक और विमा वो सेम है इसके अंदर। मात्रक विमा कार्य के बराबर है। वो जूल अर्ग वो सब इसके भी है। जूल और अर्ग किसके अलावा और किसके हैं? टॉर्क के। टॉर्क मतलब बलाघूर्ण के। अच्छा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है वो सुने। एक तो है ये, देखिए क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर सुने। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि यदि संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए तब गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तब गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, संवेग को 20% बढ़ा दिया, संवेग मतलब मोमेंटम को 20% बढ़ा दिया तो गति ऊर्जा में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी आपको बताना है। तो देखो बेटा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? के ई समानुपाती पी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि m नियत है इसमें। ठीक है, अच्छा, तो के ई समानुपाती पी स्क्वायर है तो के ई 1/ke2 बराबर P1 का स्क्वायर बटा P2 का स्क्वायर। ये भी ठीक है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को दो तीन तरीके से करते हैं। एक अपन ये करेंगे, एक अपन और करेंगे। देखो, अब आपको जिसमें परसेंटेज निकालना है
शुरू में तो सारे 100 मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि शुरू में गति ऊर्जा भी 100 थी और बाद में कितनी होगी वो मेरे को निकालनी है। शुरू में संवेग भी 100 था और बाद में हो गया 120, ठीक है, क्योंकि 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 20% 20, तो इसलिए नया संवेग कितना हो गया भैया, देखो P2 कितना हो गया, P1 प्लस P1 का 20%। अब P1 पहले से कितना है 100 और 20% कितना हो गया 20, तो P1 तो 120 हो गया ना, ठीक है। अच्छा, तो K2 कितना आएगा, तो देखो 100 इंटू 100, 100 कैंसिल हो गया यहाँ से, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ऐसे में क्या आएगा, K2 अपने पास आएगा, K2 बराबर इधर चला जाएगा 120 इंटू 120, 100 से 100 कट गया और यहाँ आ गया 100, 0 0 0 0 144। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 144, कितना परसेंट बढ़ गया 44%, तो आंसर आ गया 44% वृद्धि होगी, क्योंकि 100 में एक नंबर का 1% होता है, ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ गया 44% बढ़ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका, तो मैं यहाँ लिखता हूँ शॉर्ट में कि गति ऊर्जा अपनी कितनी होगी, तो गति ऊर्जा नहीं आई, यहां से गति ऊर्जा नहीं आई 144, अतः कितने परसेंट बढ़ गया 44% वृद्धि हो गई। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो, अब मैं क्या कहता हूं कि मैंने क्या करा, अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये अपना शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप ये कहीं भी कर सकते हो, जहां कहीं भी आपको ऐसा संबंध दिया हो x समानुपाती y स्क्वायर का, तभी काम करेगा, ध्यान रखना। ये तो हर बार ही करेगा, मान लो चाहे कोई सा भी संबंध है, लेकिन ये तभी काम करेगा, ठीक है। x में प्रतिशत दिया निकालना हो, x में प्रतिशत निकालना हो तथा y में दिया हो, तब x में प्रतिशत वृद्धि, तब x में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 2 इंटू y में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, प्लस माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, y मतलब y में जो परिवर्तन दिया हुआ है, ठीक है। आसान भाषा में 2y प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, जैसे इसको भी अपने करते हैं, देखो बिना पेन उठाए हो जाएगा कितना। अच्छा, प्लस कब लेना है, प्लस कब लेना है जब y बढ़ रहा हो, माइनस कब लेना है जब y घट रहा हो, ठीक है। अच्छा, चेक करते हैं कैसे, देखो अपन कितना लिखा 20, रखो यहाँ 20 इंटू 2 40, प्लस प्लस क्यों, क्योंकि बढ़ रहा है, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 100 कट गया, कितना बचा 4, तो 20 इंटू 2 40 प्लस 4 कितना आ गया 44। चलो इसको पेन से उठा के करके देख लेते हैं। आइए, एक तरीका तो ग्रीन वाला हो गया, एक तरीका ब्लैक वाला चल रहा है। देखो अगला तरीका क्या है, इसी के अंदर ही पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए तो y कितना 2 इंटू वाई में कितना दिया गया है 20, ठीक है। अच्छा, प्लस वाई स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर अपॉन 100, कितना आंसर आ गया 44%, ठीक है। ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गए इसके दो तरीके। अदरवाइज याद करना चाहो तो कर सकते हो, 10% दिया जाए तो 21%। अब कैसे निकाल रहा हूं मैं, 10% 11 मान लो आप, 11 का स्क्वायर 121, 100 घटा दो, 20% दिया जाए 12 मान लिया, 12 का स्क्वायर 144, 100 घटा दो 44%, जो अपना आंसर था। 30% दिया, 13 का स्क्वायर 169, 169, 1 हटा दिया 69%। 40% दिया, 40 का स्क्वायर कितना, सॉरी 14 का स्क्वायर कितना 196, 100 हटा दिया 96%। बोला 50% बोले तो 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225, तो 225 बोला तो 100 हटा दो, 100 माइनस कर दो, कितना बचा 125। ऐसा कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन मान लो ऐसा कुछ आ जाए इसका स्क्वायर ना निकाल पाओ, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें।
और ये काम भी कब होगा, ये सिर्फ तभी काम करेगा जब बढ़ाए, घटाए तो फिर अलग इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये ज्यादा याद रखें, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें ये तभी काम करेगा जब ये ऐसा होगा। जैसे एक ऐसा क्वेश्चन और भी आता है, आपको याद हो तो R समानुपाती L स्क्वायर होता है प्रतिरोध। ऐसे बोला गया लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन इतना है तो R में कितना होगा, तो सेम टू सेम यही फॉर्म। ऐसा एयरफोर्स में आया भी हुआ है जिसमें लंबाई में 25% दिया था, निकालना जरा। 2 इंटू 25 50 प्लस 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, कैंसिल हो गया है ना, 6.25 50 प्लस 6.2 56.25 आंसर। तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूं। चलिए, तो ये है हमारे पास इस तरह निकालने का तरीका। अच्छा एक बात और, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये कब तक काम करेगा, जब प्रतिशत वृद्धि 5 कहते हैं लेकिन 10% से ज्यादा हो तब आप कर सकते हो, 10% पे भी करना है। अच्छा 5% तक परिवर्तन हो तो 5% तक परिवर्तन दिया जाए तब क्या करना है, तब आपको जो भी पावर होगी, P की पावर कितनी है 2, 2 को आगे ले आओ, 2 गुना P में प्रतिशत परिवर्तन। जैसे हम बोला कि संवेग को 1% बढ़ा दिया, गति ऊर्जा कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 2 आगे आ गया, 2 गुना संवेग में कितना 1, तो 2% आंसर। ठीक है, तो ये है ऊर्जा के ऊपर अपनी गति ऊर्जा के ऊपर चर्चा। और क्या आता है नेक्स्ट, क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वो है जो स्थिति के कारण आए। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा वो है जो स्थिति के कारण आए, स्थिति परिवर्तन के कारण आए। ठीक है, हमेशा किसके लिए होगी, केवल संरक्षी बलों के लिए। स्थितिज ऊर्जा केवल संरक्षी बलों के लिए होगी, इस बात का ध्यान रखें, बलों के लिए होगी। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा स्थितिज ऊर्जा का, तो W बराबर, ठीक है, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अच्छा ये ना अच्छा लगे तो एक और फॉर्मूला है हमारे पास, W बराबर माइनस FC इंटू dx। ठीक है, W की जगह डेल यू, डेल यू मतलब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब UF माइनस UI। अच्छा परिवर्तन क्यों लिख रहा हूं, सीधा U क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन ही निकाल सकते हैं, हमें कहीं एक जगह परिवर्तन जीरो, मतलब स्थिति ऊर्जा जीरो माननी पड़ेगी। समझाता हूं, देखो कैसे, इधर ध्यान दो। मान लो एक पिंड को आपने ऊपर उठाया, यहां तक ले गए, कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक। अब ऐसे में गुरुत्वाकर्षण बल किस तरफ था, नीचे mg, और विस्थापन किस तरफ था, ऊपर। तो कार्य कितना हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, तो mg नीचे विस्थापन ऊपर, मतलब बल नीचे विस्थापन ऊपर, तो कार्य हुआ ऋणात्मक। और इस ऋणात्मक कार्य का ऋणात्मक क्या आ गया, mgh। ये mgh क्या है, ये है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किस ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर। अच्छा यहां पे क्या था, हमने ये मान लिया कि यहां पर स्थिति ऊर्जा क्या थी, जीरो थी, और यहां पर स्थिति ऊर्जा कितनी आ गई, mgh। दोनों का अंतर जब करा तो वो कितना आया, mgh आया। ठीक है, ये मतलब है, देखो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक था, mg नीचे था, h ऊपर था, उस ऋणात्मक के एक हमने और ऋणात्मक लगा दिया तो इसलिए आया। तो x1 से लेके कहां तक, x2 तक। ठीक है, ये मतलब है स्थिति ऊर्जा का। तो जहां जहां आप संरक्षी बल पढ़ोगे वहां वहां स्थिति ऊर्जा आपको मिलेगी। ठीक, अच्छा स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, स्प्रिंग को x1 से x2 तक खींचने में संचित स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, तो वो होगी हाफ इंटू k इंटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। यदि x1 जीरो आ जाए, यदि x1 जीरो आ जाए तथा x2 x हो जाए
तो कितना आंसर आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आएगा ऊर्जा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी हमने एक बिंदु पे जीरो मान लिया एक्स पर प्रारंभिक जीरो, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले गुरुत्वाकर्षण लिखा था। ठीक है, ये अच्छा एक बात और, इस फॉर्मूले को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है। देखो यू का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, हाफ के एक्स स्क्वायर, के का ऊपर नीचे गुना कर दो तो ये क्या बनेगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन के। स्प्रिंग का बल कितना होता है, एफ बराबर माइनस के एक्स, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एफ का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी बनेगा। क्यों बता रहा हूं, ये भी अभी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये है स्थिति ऊर्जा का पोर्शन। जहां जहां पढ़ोगे स्थिति संरक्षी बल, वहां वहां आप स्थिति ऊर्जा पढ़ोगे। स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा याद है आपको। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, तो ये सब है स्थिति ऊर्जा का ही एक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, इसी के अंदर ही आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आइए देखो, एक बोला गया क्वेश्चन, क्या बोला गया कि किसी स्प्रिंग को किसी दो स्प्रिंग को समान बल से खींचा गया। अब बल समान है, यदि K1 बटा K2 बराबर 2/3 हो तब स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन लैंग्वेज क्या है, किन्हीं दो स्प्रिंगों को जिनका स्प्रिंग नियतांक का अनुपात 2/3 है को समान बल से खींचा जाए तो उनमें उत्पन्न स्थिति ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो इससे टाइम पे बच्चा ये फॉर्मूला सोचता है और वो x को काट देता है और आंसर गलत होता है। गलत क्यों, क्योंकि यहाँ बोला क्या गया है, समान बल बोला गया है, तो ये तो विस्थापन है ना, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा काम में, ये आएगा। तो जब मैं u1 बटा u2 करूंगा तो f वाला पोर्शन क्या होगा, कट जाएगा। तो ऐसे में u1 बटा u2 किसके बराबर आएगा, k2 बटे k1 के। k1 बटा k2 कितना है, 2/3, तो ये कितना आएगा, 3/2। ठीक है, ये है u1 बटा u2, 3/2। ठीक, चलिए और क्या आता है ऐसा ध्यान। अच्छा बोलता समान विस्थापन से, मैंने बोला एक स्प्रिंग को 2-2 सेंटीमीटर खींचा तो फिर ये कट जाता, तो ऐसे में के का अनुपात आता। हालांकि मैक्सिमम टाइम यही आपको दिया होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और देखिए क्या आता है ऐसे के अंदर। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा के आधार पर कुछ अवस्थाएं मानी गई है। स्थितिज ऊर्जा के आधार पर कि कुछ अवस्थाएं मानी गई है, क्या मतलब है, देखो कुछ साम्यावस्था मानी गई है। देखो कौन कौन सी साम्यावस्था है ये सुनो। पहली साम्यावस्था मानी गई है स्थायी साम्यावस्था, जिसे इंग्लिश में आप स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। एक बात बता दूं, सभी साम्यावस्था में कुल बल कितना होगा, 0 होगा। दूसरी कौन सी साम्यावस्था मानी गई है, अस्थायी साम्यावस्था। साम्यावस्था मतलब संतुलित स्थिति, अस्थायी साम्यावस्था। तीसरी साम्यावस्था कौन सी मानी गई है, तीसरी साम्यावस्था मानी गई है उदासीन साम्यावस्था। ठीक है, ये साम्यावस्था हमारी मानी गई है। अच्छा, स्थायी साम्यावस्था क्या मतलब है, ऐसी अवस्था जिसमें u जो है मिनिमम है, ऐसी अवस्था जिसमें u जो है मैक्सिमम है, ऐसी अवस्था जिसमें u जो है वो नियत है। ठीक है, कैसे, तो आओ इसको समझते हैं। देखो ये कुछ ऐसा सा मैंने ग्राफ बनाया है ना, ठीक। अच्छा, ये एक बिंदु या एक बॉल यहां पर रखी हुई है, एक बॉल यहां पे रखी हुई है और एक बॉल यहां रखी हुई है। ठीक है, अच्छा तीनों साम्यावस्था, ये भी रुकी हुई है, ये भी रुकी हुई है, ये भी रुकी हुई है। लेकिन यदि इसको मैंने अपनी जगह से हिला दिया तो ये वापस इधर नहीं आएगा। इसको यदि यहां से हिला दिया तो वापस इधर नहीं आएगा। तो ये कौन सी साम्यावस्था है, अस्थायी। ठीक है, u मैक्सिमम है और अपनी जगह पर वापस नहीं आएगा। ठीक है, अपनी जगह पर पुनः नहीं आएगा। ये क्या है, इसको नहीं हिलाया तो यहीं का यहीं रहेगा, तो ये क्या है, वापस यहीं आ जाएगा, स्थायी साम्यावस्था। तो लिख देता हूं, अपनी जगह पर वापस आ जाएगा।
आपसे पूछा जाए सरलावर्त गति किस चीज का उदाहरण है, तो आंसर है स्थायी साम्यावस्था का, क्योंकि स्थायी साम्यावस्था वापस उसी जगह पे आता है। इसमें यहां से यहां भी कर दोगे तो भी वहीं का वहीं रहेगा, मतलब तो भी साम्यावस्था में ही रहेगा। तो ये कौन सी साम्यावस्था होगी, उदासीन साम्यावस्था हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से स्थायी, अस्थायी, उदासीन साम्यावस्था का आपको एग्जाम्पल याद रखना है। सरलावर्त गति इसका एग्जाम्पल है, आपने 12th क्लास में, ठीक है, इसमें डायपोल के अंदर, द्विध्रुव के अंदर स्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था के बारे में पढ़ा भी है। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ नाम और समझ आना चाहिए स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या आता है, देखिए नेक्स्ट आता है क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है एयरफोर्स के अंदर। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, आसान सा, हालांकि पता सबको होगा कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का टोटल हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का टोटल हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। कब, यदि बाह्य बल अनुपस्थित है तब। बाह्य बल का मतलब कि जैसे फ्रिक्शन नहीं है, मतलब घर्षण नहीं है, कोई ऐसा बल नहीं जो उसकी ऊर्जा खा जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आया कि एक बिल्डिंग को, सॉरी एक पत्थर को ऊपर से गिराया गया h ऊंचाई से। h ऊंचाई से जब गिराया गया तो बोला गया पूरी यात्रा दौरान क्या नियत रहेगा। तो इसमें पूरी यात्रा के दौरान या संपूर्ण यात्रा के दौरान, ठीक है, संपूर्ण यात्रा के दौरान कुल ऊर्जा नियत रहेगी। और कुल ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का टोटल क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब एक चीज और, एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए मान लीजिए एक चैन की लंबाई कितनी है, n है, ठीक, और इसका nवां भाग यहाँ नीचे है। तो इसको खींचकर ऊपर करना है, मतलब पूरा टेबल पर लेके आना है। ठीक है, चैन को खींचकर, इस पोर्शन को अपन पढ़ रहे हैं, चैन को खींचकर टेबल पर लाने में, टेबल पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो वो होगा mgl बटे 2n स्क्वायर। ठीक है, mgl बटे 2n स्क्वायर। n क्या है, जितना भाग लटक रहा है। यदि पूरी चैन लटक रही होती तो n कितना होता, 1 l है ना, आधी चैन लटक रही होती तो n कितना होता, 2। तो mgl बटे 2n स्क्वायर। तो ये था अपना वीडियो नंबर 2 वर्क पावर एनर्जी का, जिसके अंदर हमने ऊर्जा की बात करी। नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट 3rd के अंदर हम शक्ति की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।